शेयर करती हूँ अभी स्क्रीन। कल हमने न्यूटन का सेकंड लॉ छोड़ा था करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमारा हो गया था, इक्वल्स हो गई थी, एप्लीकेशन हो गई थी, ठीक है। और आज हम स्टार्ट, जस्ट लीनियर मोमेंटम हो गई थी। और जो लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट है वो आपको न्यूटन का सेकंड लॉ में काम आना है। लीनियर मोमेंटम क्या होती है पहले ये बताओ। जस्ट कौन बताएगा। अनमोल, साहिल, अनबर भी, एंड क्या था सिस्टर का नेम, सबरीन। बताओ बेटा। जस्ट ठीक है। मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम बोलते हैं, और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो वो लीनियर मोमेंटम बोलते हैं हम उसे। तो न्यूटन सेकंड लॉ की जो स्टेटमेंट है सुनो ध्यान से। इट स्टेट्स दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये मोमेंटम है जो टाइम के साथ उसमें कितना चेंज आ रहा है, ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, हमने उस पर फोर्स कितनी अप्लाई की, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या बोलता है कि जो हमने फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ऑब्जेक्ट की लीनियर मोमेंटम चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसकी जो डेरिवेशन करनी है हमने, वो क्या करनी है, स्टार्टिंग तो हम करेंगे स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है, उसमें से मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या बनेगा वो बना लेंगे। उसके बाद मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देंगे उसे, और जो एंड आएगा वो एफ इज इक्वल टू एम ए पर आएगा। क्लियर। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपने जो मैंने प्रैक्टिकल जो बोली थी मॉडर्न की, किस किस बच्चे ने खरीद ली। ठीक है, अभी खरीदना भी बच मत पूछे, ठीक है, एवरग्रीन की लेनी है, वो ज्यादा अच्छी है, मैंने कल चेक की। जैस हाँ, एवरग्रीन की ही लेनी है, ठीक है। मॉडर्न के कंपैरिजन वो काफी अच्छी है। अगर किसी स्टूडेंट ने लैब की होगी कोई बात नहीं, तो उसका जो कंटेंट है वो तो वही देखना है ना जो उसने नोट डाउन करना है, वो लैब मैनुअल एवरग्रीन का यूज कर लेगा, कोई बात नहीं। तो ठीक है, सभी बच्चों ने एवरग्रीन की ही की हुई है, ठीक है। और का डाउट था वो बेटा, विश्व प्रताप कौन था मेरे साथ चैट किसकी हुई थी, जिसने बुक की पिक सेंड की थी। हाँ बेटा, वो बुक नहीं बोल रही मैं, ठीक है, प्रैक्टिकल नोटबुक बोल रही हूँ, कंफ्यूज मत हो, बुक तो मॉडर्न की ही है। आपने मेरी बुक की पिक सेंड की थी मुझे, ठीक है। हाँ, बुक नहीं बोल रही मैं, बुक तो वही है जो हम यूज कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल नोटबुक की बात कर रही, वो आपने एवरग्रीन की ले। ठीक है, आगे डेरिवेशन करते हैं। पी वेक्टर हम किसको डिनोट करते हैं, मोमेंटम को, ठीक है। लेट पी वेक्टर बी द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एंड एफ वेक्टर बी द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम पी वेक्टर से मोमेंटम को डिनोट कर रहे हैं एंड एफ वेक्टर से फोर्स को डिनोट कर रहे हैं जो अप्लाई की है, देन न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी वेक्टर अपॉन dt। क्लियर है, डीपी अपॉन dt क्या है यहाँ पर, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। उसके बाद हमने क्या किया, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था साइन हटाया एंड कांस्टेंट डाल दिया के, देन एफ वेक्टर इज इक्वल टू के डीपी वेक्टर अपॉन dt आ गया, ठीक है। और के की वैल्यू हम यूनिटी ले सकते हैं, वन ले सकते हैं, अगर हम जो सारी क्वांटिटीज है उसको ऐसा ही सिस्टम में ले। देन हमारे पास जो रिलेशन है वो एफ वेक्टर इज इक्वल टू डीपी वेक्टर अपॉन dt आ जाएगा, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1.02।
उसके बाद हमने इसे मॉडिफाई करना है, मीन्स जो p की वैल्यू है उसकी प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे मोमेंटम, मीन्स जो हमने कल लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट पढ़ा था वो अब यूज में आना है, ठीक है। तो हमने तो पढ़ लिया था कि जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो वही हमने लिख लिया जहां पर p वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू v वेक्टर, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। p वेक्टर की प्लेस पर हमने m इंटू v वेक्टर लिख दिया। और आपको अच्छे तरीके से पता है सभी को कि dy dt जो टर्म है जिस चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है जहां पर, तो मास तो चेंज नहीं होता ना। अगर कोई बॉल मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, ये थोड़ा ना कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते जाते उसका मास चेंज हो जाए, ठीक है। होता है, जे कंसेप्ट भी आता है बट अभी नहीं है आपको, ये बहुत बाद आएगा, ठीक है। तो बहुत फिजिक्स पढ़ लोगे बाद में आएगा, बट फिलहाल के लिए आपने यही पढ़ना है कि मास चेंज नहीं होता, ठीक है। तो मास को हम बाहर निकाल लेंगे, मास तो चेंज नहीं होता, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो जो डी वाई डी टी है वो सिर्फ v के साथ बच जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है ना उसकी। तो हमारे पास जो कंसेप्ट है अब वो क्या बन गया, एफ वेक्टर इज इक्वल टू m डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, उसके बाद जो डी वी अपॉन डी टी है, ये तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही बन गई। ये तो चेंज इन वेलोसिटी कौन चेंज इन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम तो इसकी प्लेस पर एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो हमने क्या बना लिया, एफ इज इक्वल टू एम में, ठीक है। एफ भी डायरेक्शनल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों के ऊपर वेक्टर आएगा। जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसके ऊपर वेक्टर नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने जो एक्सेलरेशन है थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करना है वो, ठीक है। वैसे तो आपकी जो डेरिवेशन है जहां तक खत्म हो गई, बट थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर देंगे। और जो वेक्टर नोटेशन में लिखा है इसे हम स्केलर नोटेशन में भी लिख कर दिखा देंगे कि अगर विदाउट वेक्टर मैग्नीट्यूड ही लेना है सिर्फ हमने, तो इक्वेशन को कैसे यूज करें। पहले तो जो एक्सेलरेशन वेक्टर है, ए वेक्टर है, उसे ओपन कर लो। जैसे हम आर वेक्टर को ओपन करते हैं ना, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ऐसे वैसे ही हमने एक्सेलरेशन वेक्टर को भी ओपन करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो क्या आएगी, ए एक्स, वाई की तरफ ए वाई, जेड की तरफ ए जेड, ठीक है। और एक्स की जो एक्स एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप, वाई पर जे कैप, जेड पर के कैप। एक्सेलरेशन वेक्टर को कैसे ओपन किया सभी को समझ में आ गया? ओके, तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, आप इसे इसमें से टू स्टेप्स और डाल सकते हो, जैसे m को मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है। एम आई कैप ए एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर एम जे कैप ए वाई आ जाएगा, एम के कैप ए जेड आ जाएगा। मीन्स तीन टर्म्स बन जाएंगी फोर्स की, एम ए एक्स, एम ए वाई, एम वाई, एम ए जेड, ठीक है। तो तीनों की प्लेस पर वैल्यू आ जाएगी, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। आई जे के साथ में वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। जे हो गया आपका दी एंड। अगर आपने इस इक्वेशन को स्केलर फॉर्म में लिखना है, मीन्स मैग्नीट्यूड लेना है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, जे वाली टर्म यूज होती है, क्लियर। तो आपने यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जो न्यूटन कर सकते हो बेटा वहां पर, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर के बाद जो लास्ट स्टेप है वो वाला डाल सकते हो आपके। अगर हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है तो एफ इज इक्वल टू एम ए लिख दो। जो बीच में इन्होंने एक्सिस वाला डाला है वो आप काट सकते हो, ए एक्स ए वाई ए जेड। जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो काट सकते हो, अगर जिसको नहीं आ रही तो लिख देना, कोई बात नहीं, टू स्टेप्स में फिर क्या हो गया। तो जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है इसके टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गए आपके पास, एक स्टेटमेंट वाला, एक जो डेरिवेशन का एंड है। तो आपने ध्यान में रखना है, कहीं पर तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी यूज में आएगा,
कहीं पर एफ इज इक्वल टू एम में आएगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने देखना होगा कि कौन सा यूज करना है हमने, ठीक है। उसके बाद हमने करना था जो इसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, सेकंड लॉ की भी थर्ड लॉ की भी, जो हम कल करेंगे। और उससे पहले एक बार आप इन्हें रीड करके देख लेना, जिस जिस एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आएगी उससे पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर। ये तो सभी को लर्न होगा, एक्शन रिएक्शन। ये क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ, कि अगर हम किसी चीज पर, ठीक है, जितनी फोर्स लगाते हैं तो हम पर रिएक्शन वापस आता है। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। बट वो फोर्स क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। एक कॉमन एग्जांपल है, बहुत जैसे हम बॉल को वॉल पर मारते हैं, ठीक है, तो वापस हमारी तरफ आती है, बट वो ऑपोजिट फोर्स लगाती है, लगाती उतनी ही है। बट जो ये हमारा थर्ड लॉ है, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। वो कंडीशंस अभी मेरे माइंड में नहीं है, मैं आपको रिटर्न में सेंड कर दूंगी वो। जैसे आपकी बुक में तो नहीं है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट है, ठीक है। क्योंकि हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आ सकता है ना कि सभी चीजें थोड़ा ना एक्शन रिएक्शन करेंगी। किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स का अगर हम पेयर लें, ठीक है, किसी चीज पर हमने अप्लाई की फोर्स, जरूरी थोड़ा ना कि हम पर बैक आएगी ही। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, आपकी बुक में नहीं है, मेरे पास रिटर्न है, मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है। उन्हें रीड कर लेना कि कौन कौन सी कंडीशन है जिस पर हम जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां पर तो सिंपल लिखा है एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। जैसे हमारे पास ए एंड बी, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स हैं। ए ने जितनी फोर्स बी पर लगाई तो बी ए पर उतनी ही फोर्स लगाएगा, बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ वेक्टर बी ए। ये है आपका थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है सभी को? उसके बाद आपका है जो ये डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो अभी करनी है, ठीक है। सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। मीन्स जो सेकेंड लॉ ना, इसको राजा माना जाता है दोनों लॉ का। क्यों माना जाता है, पहले तो ये क्वेश्चन बन जाता है, उसके बाद बन जाता है कि हमें उसे प्रूफ कर कर बताना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो भी सेकंड लॉ से ड्राइव हो सकता है, जो हमारा थर्ड लॉ है वो भी सेकंड लॉ से ड्राइव हो सकता है। क्लियर? मीन्स सेकंड लॉ की हेल्प से हम फर्स्ट लॉ तक भी पहुंच सकते हैं एंड थर्ड लॉ तक भी पहुंच सकते हैं। तो सेकंड लॉ को राजा माना जाता है तीनों लॉज का। उसकी डेरिवेशंस अभी हम करेंगे दोनों की, ठीक है। स्टार्टिंग करेंगे पहले सेकंड लॉ से, उसका एंड होगा फर्स्ट लॉ पे। फिर उसके बाद स्टार्टिंग करेंगे सेकंड लॉ से, उसका एंड करेंगे थर्ड लॉ पर, ठीक है। टाइम कितना है अभी हमारे पास? ओके, है काफी। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है टू प्रूव दैट न्यूटन फर्स्ट लॉ फॉलोज फ्रॉम द सेकंड लॉ। मींस इस डेरिवेशन में हम स्टार्टिंग करेंगे सेकंड लॉ से और एंडिंग करेंगे फर्स्ट लॉ पर। According to Newton's second law, the external force F vector applied on a body and the acceleration A vector produced are related to each other by the relation। तो हमने क्या कर लिया, सेकंड लॉ का जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड में आया था एफ इज इक्वल टू एम में, वो वाला यूज में लेकर आए हैं। ऊपर जो लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद क्या करना है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। अगर हम जो बॉडी की बात कर रहे हैं, बॉल की बात कर रहे हैं, मान लो उस पर कोई भी हमने फोर्स अप्लाई नहीं की, मीन्स पूरे सिस्टम से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रही, तो हम एफ वेक्टर तो जीरो ले सकते हैं ना। हमने तो पहले ही मेंशन कर दिया कि एफ वेक्टर कौन सी फोर्स है, जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो वाली फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और अगर हम जहाँ पर कंडीशन ये ले लें कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है उस पर मान लो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही,
तो मैथमेटिकली तो एफ वेक्टर जीरो हो जाएगा ना। तो वही हमने किया, जहां पर हमने जीरो पुट कर दिया एफ की प्लेस पर, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। और ये बात सभी को पता है, तो मास जीरो नहीं हो सकता। कौन जीरो होगा, एक्सेलरेशन। क्लियर है ना ये पॉइंट सभी को। हाँ, एम ए इज इक्वल टू जीरो है। अब अगर ये इक्वेशन जीरो की इक्वल आ रही है कि दोनों में से कोई चीज तो जीरो होगी ना, या तो मास जीरो होगा या फिर एक्सेलरेशन जीरो होगी, तभी दोनों का प्रोडक्ट जीरो आया है। मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो कौन जीरो है, एक्सेलरेशन। देन एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो उसके बाद हमने इक्वेशन यूज की है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। इस इक्वेशन पर हमने जो भी कंसिडरेशन की थी वो अप्लाई कर दी। क्या थी हमारे पास, एक्सेलरेशन जीरो आ गया था, कहाँ से आया था, अगर फोर्स जीरो की। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर आ गया, जब हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो पुट की। तो इस इक्वेशन से हमें क्या शो हो रहा है, ध्यान से सुनो। इट implies that if no external force acts on the body, अगर किसी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, then a body initially at rest will remain at rest, or if it is moving with some velocity, it will keep on moving with the same velocity। क्या समझ में आया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। यही तो हमने सीखा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो किसको फॉलो कर रहा है, सेकंड लॉ को। हमने सेकंड लॉ से स्टार्ट किया था, ठीक है, और एंड किस पर कर दिया, फर्स्ट लॉ पर। और बिल्कुल क्लियर कट किया है सारा। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा आ गया टू प्रूव दैट न्यूटन थर्ड लॉ फॉलोज फ्रॉम द सेकंड लॉ। अब जो सेकंड डेरिवेशन है उसका क्या फंडा है, स्टार्ट करेंगे सेकंड लॉ से और एंड करेंगे थर्ड लॉ पर। Consider a system of two bodies A and B mutually interacting with each other। हमारे पास कोई टू ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक सिस्टम में कंसीडर कर ली, मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट्स कंसिडरेशन में हैं, अब ऑब्जर्वेशन के अंडर हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स। दोनों में म्यूचुअल, एक दूसरे से इंटरेक्शन है कोई, सच दैट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। सिस्टम ऐसे अरेंज किया हुआ है कि हमारी तरफ से कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई हो रही, जो भी फोर्स वहां पर है उन दोनों की इंटरेक्टिंग है, इंटरनल है। सपोज दैट द बॉडी ए exerts फोर्स एफ ए बी। मान लो जो ए बॉडी है उसने बी पर फोर्स लगाई एफ ए बी वेक्टर, तो उसने उसे हमने किसका नेम दिया, एक्शन का, मीन्स ए बॉडी ने बी पर एक्शन किया, ए ने अपनी तरफ से फोर्स लगाई बी पर। मीन्स जो भी चल रहा है दोनों बॉडीज के बीच चल रहा है, जो भी फोर्स चल रही है, हम कुछ नहीं अप्लाई कर रहे उस पर। ठीक है। नेक्स्ट इमेज शो करती हूँ। ऑन बॉडी बी एंड देन बॉडी बी exerts फोर्स एफ ए, रिएक्शन मीन्स पहले ए ने बी पर फोर्स लगाई एफ ए बी, एक्शन बोला उसे। अब जो बी बॉडी है वो रिएक्शन दे रही है ए बॉडी को, उसने कितनी फोर्स लगाई, एफ बी ए। क्लियर है इतना। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है ध्यान से देखना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और करते भी गलत हैं। इफ डी पी वन वेक्टर अपॉन डी टी एंड डी पी टू वेक्टर अपॉन डी टी, ये दोनों तो क्या हो गई, मोमेंटम्स होगी, चेंज इन मोमेंटम ए एंड बी की।
जो नेक्स्ट रिलेशन है, जहां पर मैंने पेंसिल के साथ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 डाला हुआ है, उसे देखो। एफ वेक्टर बी ए एंड एफ वेक्टर ए बी एक्टिंग ऑन देम, देन एफ वेक्टर बी ए किसके इक्वल आएगी? डी पी वन अपॉन डी सी। फोर्स देखो जी, वो वाली फोर्स है जो बी ने ए पर लगाई। कौन सी फोर्स है? जब बी बॉडी ने ए पर लगाई, बट जो मोमेंटम लेना है साथ में वो ए बॉडी वाला लेना है। हमने ये बात ध्यान में रखना। कंफ्यूजन ये होती है स्टूडेंट्स को कि एफ बी पहले आ रहा है बी ए, वो साथ में जो मोमेंटम है वो पी टू वाली ले लेते हैं, और जो सारी डेरिवेशन है वो गर्ल्स हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जब जो बी बॉडी ए पर फोर्स लगा रही है, ठीक है, वो किस मोमेंटम पर डिपेंड कर रही है उस टाइम? जो ए बॉडी की मोमेंटम है। ए बॉडी की मोमेंटम क्या है? डी पी वन अपॉन डी। इज इट क्लियर टू ऑल? यस। तो अगर आपको एक पेयर याद हो जाएगा तो दूसरा ऑब्वियसली अपने आप ठीक ही होगा। ठीक है, तो एफ ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? डी पी टू अपॉन डी टी। मीन्स जब ए पर फोर्स लगा रही है, वो किस बॉडी की मोमेंटम पर डिपेंड करेगी? बी की बॉडी पर। ठीक है, मैंने साथ में पेंसिल से लिख भी दिया। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, टू इक्वेशंस आ गई। दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो। और एडिशन का मेथड आप लोगों को पता है कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस एडिशन में होगी, राइट हैंड साइड वाली दोनों इक्वेशंस एडिशन में होगी। ठीक है, तो एफ बी ए वेक्टर प्लस एफ ए बी वेक्टर आ गया, और राइट हैंड साइड पर डी पी वन अपॉन डी टी प्लस डी पी टू अपॉन डी टी आ गया। दोनों में से d बाई डी टी कॉमन है, तो हमारे पास जो ब्रैकेट है उसमें पी वन वेक्टर प्लस पी टू वेक्टर आ जाएगा। जहां तक क्लियर है सभी को? ओके ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ध्यान से सुनो। जे लाइन हमें लेकर जाएगी थर्ड लॉ तक। सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि जो भी है फोर्स दोनों बॉडीज एक दूसरे पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हम सिस्टम पर। ठीक है, तो वही कंडीशन लेकर चलेंगे अब। Since no external force acts on the system, the total of momentum of the system must be constant. तो जो मोमेंटम है उसकी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने कौन सी कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो मोमेंटम भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। That is, time rate of change of momentum of the system should be zero। और ये बात तो आपको पता है कि किसी भी कांस्टेंट टर्म की जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है? जीरो। जहां पर जो नेट मोमेंटम है वो क्या है? पी वन प्लस पी टू। हमने बोल दिया कि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की, तो उस मोमेंटम का जो एडिशन है, टोटल मोमेंटम है, जो नेट मोमेंटम है, वो क्या रहेगी? जीरो, सॉरी कांस्टेंट। तो पी वन प्लस पी टू क्या हो गया हमारे पास? कांस्टेंट। उसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी? जीरो। तो इक्वेशन क्या बन गई? एफ बी ए प्लस एफ ए बी इज इक्वल टू जीरो। एक फोर्स को दूसरी साइड लेकर गए, नेगेटिव का साइन आ गया, और कौन सा लॉ प्रूव हो गया? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कैसे बेटा? अच्छा, अगर हम इसे जीरो नहीं करेंगे, जे बोल रहे हो? हम्म, जस्ट जो फर्स्ट इक्वेशन है उस केस में बोल रहे हो? फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन जैसे एफ बी ए डी पी वन अपॉन डी पी को डिनोट कर रहा है, एंड एफ ए बी इज इक्वल टू डी पी। जस्ट वो लिखेंगे तो वो वहां तक ही पहुंच जानी है। फिर से इक्वेशन अभी करके देख लो, चाहे आपके पास पी वन प्लस पी टू इज इक्वल टू जीरो आ जाना है लास्ट में।
घूम कर इक्वेशन वही पहुंचनी है। अगर आप लास्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दोगे, ठीक है, वो सारा कॉमन निकालने के बाद जो भी बनेगा रिजल्ट आपका ये आएगा, P1 + P2 = 0। जहाँ फिर डीपी जो एक टर्म कांस्टेंट शो हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मिस घूम कर वहीं पर आना है। ओके। और आप आज के लिए आपका इतना ही था, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में तैयारी करो।